जी ऑनलाइन पे रिप्लाई करेंगे। मुझे आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? ठीक जी क्लास। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ठीक है ना, एसबीआर का ओरिएंटेशन सेशन। और दिस सेशन इज एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ दिसंबर 22 एग्जाम्स। दिसंबर 22 एग्जाम्स। अच्छा, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये जो आप सबका कंसर्न पॉइंट है, जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। सर, व्हाई यू आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन फ्रॉम नाउ? अच्छा, मैं इस बात का जवाब आपको पहले दे देता हूं। इस स्लाइड्स के सबसे लास्ट में सबसे पहली बात हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि 6 मंथ ड्यूरेशन का जो पर्टिकुलर रीजन है वो हम क्यों दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सस्पेंड हुआ था, दोबारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, जस्टिफाइड बात करूंगा, तो हमें सिलेबस को कवर करने में कितने आवर्स चाहिए होते? 150 आवर्स। दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ 50 आवर्स। अच्छा, किसी भी क्वार्टर सेशन में, जो क्वार्टर सेशन होता है, क्वार्टर का मतलब है 3 मंथ्स का सेशन होता है, 3 मंथ्स के सेशन में जो टोटल ड्यूरेशन होता है क्लासेस का, जो वीक्स हैं, वो टोटल 9 वीक्स होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी टुडे इज 18th ऑफ जून, अगर मैं सितंबर की बात करूं, तो वी हैव टोटल 9 वीक्स। आउट ऑफ 9 वीक्स 2 वीक्स जो है वो आपके क्या होते हैं, आप रिविजन करते हैं तो टोटल आपके पास कितने होते हैं? 7 वीक्स। अच्छा, 7 वीक्स का मतलब है, नहीं सॉरी सॉरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल हमारे 11 वीक्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? अभी से अगर हम स्टार्ट कर रहा हूं सितंबर के बाद, तो 11 वीक्स होते हैं। और 11 वीक्स में से 2 वीक्स हटा दें तो टोटल कितने होते हैं? 9 वीक्स। क्योंकि 2 वीक्स आपके आखिर में रिविजन के होते हैं, आप खुद सेल्फ स्टडी के होते हैं इनफेक्ट। तो 9 वीक्स के अंदर अगर हम वर्कआउट करते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है सामने, 150 आवर्स का ये टोटल कोर्स है। कोर्स कितने आवर्स का है? 150 आवर्स का। ठीक है, अगर मैं 150 को डिवाइड करूं, इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 9 वीक्स, तो इसका मतलब है ईच वीक हमें कितने आवर्स की क्लास करनी पड़ती है? 17 आवर्स पर वीक हमें क्लास चाहिए। कितना? 17 आवर्स। तो अगर मिसाल के तौर पे 17 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं, तो ये तकरीबन 6 आवर्स की क्या होती है? एक क्लास होती है।
6 आवर्स की, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा बदनाम हूं पहले से। SBR सर 6 घंटे की क्लास दे रहे होते हैं। अच्छा मसला पता है क्या है, सैटरडे और संडे 6 आवर्स की क्लास हो जाएगी, लेकिन वीकडे में तो नहीं हो सकती। 6 बजे शुरू करूंगा, रात के 12 बजे तक थोड़ी पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब 6 to 10 के बाद 2 आवर्स का प्रेशर आ गया, तो वो भी सैटरडे संडे में आएगा। मतलब कवर तो होगा ना कहीं। तो अब सोचने की बात ये, अब वो सर 7 घंटे की भी क्लास लेते हैं कभी, तो बता मेरा क्या कसूर है इसमें? या सुनू, अच्छा सर रमजान भी थे पिछले सेमेस्टर में, पढ़ा ही नहीं जाता। अब इन 9 वीक्स में से आप स्क्वीज कर दें और 2 वीक ताक आते हैं, ईद, ये सेमेस्टर है तो बकरीद, कंफर्म दिसंबर सेशन, घर पे जाकर मालूम करना ना, दिसंबर सेशन से पहले कंफर्म घर में शादियां भी होंगी। ऐसे ही होता है मुहर्रम। अभी बारिशों का सिलसिला, इस्लामाबाद में तो बरस रही है बारिश, आहिस्ता आहिस्ता यहां पर भी आ जाएंगे। मल्टीपल फैक्टर्स। दूसरी बात ये देखिए, ये तो मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, वाई, क्या रीजन है सर? भाई रीजन 2 हैं। ऐसा नहीं है कि भाई SBR का रिजल्ट नहीं आता, हमारा SBR का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वही 3 महीने में पढ़ के हो जाते हैं। लेकिन हम काफी अच्छे से सोच रहे थे यार, एक होता है स्टूडेंट को पढ़ाना, स्टूडेंट ने पढ़ लिया, पेपर पास कर लिया, बट ऑन द अदर एंड यार उसको जाके इंडस्ट्री में डिस्कस करना, इंप्लीमेंट करना, उसके लिए भी तो इंसान की कैपेसिटी होगी ना, सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना थोड़ी है। अच्छा मसला ये है कि ACCA के अंदर ये IFRS एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आप प्रोफेशनली कोई भी काम करें, बेशक वो IFRS से रिलेटेड ना भी हो, जैसे आप फाइनेंस में चले हैं, जैसे आप टैक्स में चले हैं, आप IT में चले हैं, आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप ACCA हैं, अच्छा IFRS तो आपको आता होगा, यानी कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये जरूरी है यार, वो तो तुम्हें आता ही होगा IFRS। अब होता ये कि ICAP के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सब्जेक्ट को तकरीबन 1.5 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, 1.5 साल, ऐसा होता है, 8-8 महीने की क्लास होती है। और ACC का स्टूडेंट इसको सिर्फ 3 महीने भी पूरे नहीं यार, 9 वीक्स, 9 वीक्स पढ़ता है, तो जस्टिफाई नहीं हो रहा इंडस्ट्री के अंदर ना, ये एक रीजन ये है। तो भाई सबसे पहली बात ये रीजन है इसको स्टार्ट करने का, ताकि एक स्मूथ तरीके से काम हो। देखिए AFM भी पढ़ते हैं, मैं AFM भी मैं पढ़ाता हूँ। AFM के टोटल 150 आवर्स है ही नहीं, कोई पूछ सकता है मुझसे सर AFM में भी तो आप पढ़ा रहे हैं, AFM के टोटल 110 आवर्स हैं। अब डिवाइड कर ले हम 9 से, करना भाई, एक से है ना, डिवाइड बाय 9 वीक्स, 110 डिवाइड बाय 9, 12 आवर्स। 12 आवर्स को अगर डिवाइड बाय 3 भी कर लें, जब भी 4-4 घंटे की 3 क्लास है, और यही मैंने स्केड्यूल भी अनाउंस किया। तो टेक्निकली भाई SBR थोड़ा एक्सटेंसिव, थोड़ा नहीं बहुत एक्सटेंसिव है असल में। रिपोर्ट याद रखिएगा, रिपोर्टिंग को पढ़ना, पढ़ाना, समझना टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छा दूसरी बात सर, हमारे पर बर्डन मैं आपको बता देता हूं, देखिए कुछ चीजें मैं पहले बता दूं ना। SBR 8 दिसंबर को आपका क्या है, एग्जाम डेट है, आ जाइए। SBR 8 दिसंबर को आपका एग्जाम डेट है। आपके पास अभी से टोटल कितने वीक्स हैं? 17 हफ्ते हैं अभी तक, टोटल 17 वीक्स होंगे 8 दिसंबर। सॉरी, ओ सॉरी, टोटल 25 वीक्स, सॉरी टुडे 7 टोटल 25 वीक्स है आपके पास, 25 वीक्स। अब इस सब्जेक्ट को 25 वीक्स में अगर पढ़ें
तो हम कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर हम तो सितंबर में दूसरे पेपर दे रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे इस मसले को? ये बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। इसमें दो इश्यूज है ना, एक सर रेगुलर हमारे स्टडीज, और जब एग्जाम करीब होगा तो क्या करेंगे आप? तो हमें तरीकेकार बता दें। अच्छा, अब एक बात सुने जरा गौर से, इससे पहले कि मैं आपको और आगे बताऊं। जो एसबीआर की प्रिपरेशन है ना, उसके अंदर क्या चाहिए होता है आपको? सिलेबस को कवर करना है। फिर एक बहुत कम चीज जो आप करते हैं F7 में, वो यहां पे करना पड़ता है, वो है ड्राफ्टिंग टेक्निक्स। अच्छा, मसला ये कि F9 और FM और AFM की बात करूं ना, तो FM में थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग टेक्निक स्टूडेंट करता है, और वो काम आ जाती है कहां पर? AFM पे। लेकिन FR और SBR में ना बहुत बड़ा गैप है, ड्राफ्टिंग का भी और बहुत सारी और चीजें, जैसे कि मैं कहूंगा इंटीग्रेशन विद द मल्टी सिलेबस एरिया। ये तो बिल्कुल भी नहीं करते आप F7, जो हमें यहां करनी होती है। फिर असाइनमेंट और मॉक डीब्रीफिंग, इस पे बात करेंगे। तो असल में आपको दो चीजें एक्स्ट्रा करनी है यार। एक सिलेबस तो है, ड्राफ्टिंग टेक्निक और इंटीग्रेशन विद द मल्टी सिलेबस। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, मैं 2 मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा। आ जाए, मैं 2 मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरा एसबीआर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इससे होगा ये, मॉड्यूल 1 जब अटेम्प्ट हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली जो सितंबर एग्जाम का प्रेशर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि आपको रेगुलर वीक में 2 क्लासेस लेनी पड़ेगी। उसका भी ड्यूरेशन है टोटल 2.5 आवर्स, यानी कि हम 3 बजे स्टार्ट करें, 2:45 बजे स्टार्ट करेंगे, 5:15 5:30 बजे क्लोज कर देंगे। ये आपने काम करना है टोटल, ठीक है ना? पहले देखो मॉड्यूल 1 को हमारे लिए टोटल 9 वीक्स हैं। अच्छा, 9 वीक्स का मतलब सर, 9 वीक्स का मतलब है 17 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या जो भी आज 18 जून है, और हम क्लोज कर देंगे इसको मॉड्यूल 1 को 21 जून, छुट्टी 21 जून को, ठीक है? 2 क्लासेस पर वीक, 2.5 आवर्स। होगा ये कि 40 आवर्स हो जाएंगे हमारे, 30% सिलेबस एसबीआर का कवर होगा। इस 30% में जो लिमिटेड चीज है ना, पता है क्या? रिवीजन ऑफ F7 स्टैंडर्ड होगा, रिवीजन ऑफ F7। लेकिन रिवीजन के साथ साथ F7 के स्टैंडर्ड की ड्राफ्टिंग टेक्निक्स और कुछ सिलेबस के इंटीग्रेशन होगी विद अदर सिलेबस एरियाज, जो भी मैं बताऊंगा। अभी एसबीआर इज नॉट ओनली अबाउट IFRS, इससे ज्यादा है चीज। एसबीआर में IFRS नहीं है, 4 चीजें और हैं, तो वो बाकी 4 चीजों से इंटीग्रेट होना है इसको। तो याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग और इंटीग्रेशन का लिमिटेड वर्जन यहां पर होगा। जब हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर सितंबर एग्जाम, तो वो होगा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हमारे पास टोटल 9 वीक्स होंगे। 17 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब 10-12 तक आपके 10-11 तक पेपर होंगे, 2-3 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, और वो होगा 20 नवंबर को। हो सकता है इससे पहले ही हो जाए। टोटल आवर्स 110 होंगे, 70% सिलेबस यहां कवर होगा। सिलेबस का में अब आएगा कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो असल स्टैंडर्ड होंगे वो यहां आएंगे। क्रिटिकल ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, इंटीग्रेशन विद अदर एरियाज ऑफ द सिलेबस, यानी कि एक्चुअल चीजें यहां होगी। लेकिन आप खुद सोचो, जब हमने एक बेस यहां स्टैब्लिश कर दी होगी, तो ऑटोमेटिकली बेस स्टैब्लिश होगी, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्चुअल एसेंस को लेके चलना पड़ेगा। यानी कि फाउंडेशन में यहां पर डेवलप कर रहा हूं, उसके बाद हम यहां पर आगे लेके चले, ये तरीके का।
और जो लोग डायरेक्ट आएंगे सितंबर के अंदर, उनको करना उनके लिए क्या होगा, इस एरिया की 40 आवर्स की या 30 आवर्स की क्या होगी आपके, 35 आवर्स, 30 आवर्स, 35 आवर्स जो भी आपके पास, उसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी। वो अगर डायरेक्ट यहां पर पढ़ भी रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैरेलल अपने रिकॉर्डिंग्स को देखते रहे और इसको यहां से कंटिन्यू करें। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको 6 मंथ्स पे लेके जाओ। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि मैं क्यों करा रहा हूं और कैसे कराऊंगा। रीजन है आपके पास क्यों कराऊंगा और कैसे कराऊंगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो भाई तरीकेकार ये कि आप इसको लेके चलें जैसे आपको बताया जा रहा है, इसी में बेहतरी होगी। और इसके ऊपर मतलब सिवाय इसके कि मैं आपको यहाँ पे क्लास में बुलाऊंगा और एसबीआर पे डिस्कशन करूंगा F7 रिलेटेड स्टैंडर्ड की, एक रिकॉल कराऊंगा, फिर उसका ड्राफ्टिंग की बातें कुछ करूंगा लिमिटेड, ताकि F7 के स्टैंडर्ड जो तुमने पढ़े ना उसी को उसका राइटअप बनाना आ जाए आपको, और थोड़ा लिमिटेड पार्ट इंटीग्रेशन का, कोर एरिया ऑफ द सिलेबस मॉड्यूल 2 पे होगा, तो इंपैक्ट नहीं करेगा आपके एसबीआर सॉरी सितंबर 22 की स्टडीज। तो भाई ये है तरीकेकार। अगर आप इस पे भी समझते हैं कि यार मेरा वो टाइम जो है वो 2.5 आवर्स की 2 क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो आप यकीन करें इससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि जो हम यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना, वो बहुत बेनिफिशियली जो है ना काम कर लेंगे स्मूथ लाइन पे। ये पॉइंट है आपके पास। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आइए अब बात करते हैं कि सर देखें, ये तो आप ये बात कर रहे हैं ना कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये हमें बताए व्हाट इज एसबीआर अबाउट। एसबीआर है किसका नाम, क्या है मैटर, किस तरीके से काम होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एसबीआर क्या है। देखो, मैं सबसे पहले और तुमसे एक बात पूछता हूं, सुनो। तुमने एसबीआर से सबसे पहले हमें समझना है अप्रोच टू स्टडी द एसबीआर, क्योंकि अगर आपने सही अप्रोच ही नहीं बनाई तो फिर तो बेकार है। अप्रोच का मतलब है आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अच्छा, पहली बात, करंट अभी इस वक्त तुम्हारा क्या माइंडसेट है मैं बताता हूं। तुमने अपनी जिंदगी में आईएफआरएस पढ़े? हाँ पढ़े। कहां पढ़े? एफए और एफआर में, I16, 38, I40, I37, बहुत कुछ। आप आईएफआरएस क्यों पढ़ते हैं, ऐसी सवाल है मेरा। एक सवाल है, आईएफआरएस क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्या रीजन? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड, डबल एंट्री, लेजर्स, रिकॉर्ड, उसको एयर एंड पे कंपाइल करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट पे रिपोर्ट करना है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट पे रिपोर्ट करना है। अगर मैं यूएसए के अंदर होऊंगा तो वो प्रेजेंटेबल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू होगा, एफएएसबी अमेरिका में। अगर मैं चाइना पे खड़ा हूंगा तो चाइना का लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट होगा। नहीं, अगर मैं पाकिस्तान में, यूके में, इंडिया में, सऊदी अरब में, लग्जमबर्ग में खड़ा हूंगा तो वो जितने पूरे ईयर की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसको कंपाइल करके जो रिपोर्ट करूंगा, ना मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड पे करूंगा ना चाइनीज स्टैंडर्ड पे करूंगा, बल्कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB
कि प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आईएएस एंड आईएफआरएस के थ्रू करूंगा। सर इतना सारा कंट्री का नाम क्यों लिया आपने? जानबूझ के लिए। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्टिंग है लिस्टेड कंपनी की, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो डिवाइड का फर्स्ट एरिया है वो है एफएएसबी, बोर्ड का नाम है एफएएसबी, वो अमेरिकन बोर्ड है। अमेरिका और उसके कुछ सराउंडिंग कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज वगैरह भी एफएएसबी फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेकिंग के लिए। हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं। दुनिया, ये तकरीबन दुनिया के तकरीबन 35% कंट्री करते हैं ऐसा। दुनिया के तकरीबन 40% कंट्रीज आईएएसबी को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इंग्लैंड भी, इंडिया भी आ गया 2015 से। वो ऐसे आईएसबी को फॉलो करता है। और आईएसबी ने हमें बताया है, पहले स्टैंडर्ड थे जो पुराने स्टैंडर्ड, उनका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब जो स्टैंडर्ड बनता है उनका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो दुनिया का 35%, 40%, तकरीबन 75% ये हो गया। दुनिया का रिमेनिंग 25% ना आईएसबी को फॉलो करता है ना एफएसबी को फॉलो करता है, बल्कि उसके अपने स्टैंडर्ड्स, उनके अपने लोकल स्टैंडर्ड्स है। चाइना भी है उसमें, मलेशिया भी है उसमें, और भी कंट्रीज है कुछ। तो हमारा काम, जो आपने बोला मुझे, आपका काम है मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो आपका माइंडसेट है ना, वो कह रहा हूं बस, आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट इस वक्त ये है कि भाई मैं यहां पे पढ़ने बैठा हूं ना, मैंने एफआर पढ़ा है पीछे, तो मैंने जो एफआर पढ़ा है, मेरा माइंडसेट क्या है कि पूरी ट्रांजैक्शंस को मुझे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। इसका मतलब है सर, सीधे से स्टेटमेंट का मतलब है, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। आपके दिमाग में जितना कुछ आ रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। कुछ भी बता दूं मैं, कोई भी ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे कंपनी ने ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज किए, ट्रांजैक्शन। कंपनी ने इन्वेंट्री सेल की, ट्रांजैक्शन। बस सर ट्रांजैक्शन बताओ, हम नंबर्स बताते हैं, डबल एंट्री बना लेजर, और वो नंबर्स कहां चले जाए? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जहां पे। हमारा रोल एज एन अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट कौन होता है? मेकर ऑफ द। तो हमारा माइंडसेट ये है, इधर देखो, इनकम स्टेटमेंट मेकिंग, बैलेंस शीट मेकिंग, स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग, कैश फ्लो, ये है आपके पास। इस वक्त आप बैठे। तो सर आप हमें पता है एसबीआर में क्या बताएंगे? जैसे मिसाल के तौर पे सर, हमने पढ़ा है लीजेस, आईएफआरएस 16, हमने पढ़ा है लेसी अकाउंटिंग, आप हमें क्या बता देंगे? लेसर अकाउंटिंग। एक स्टेप आगे आ गया ना सर। हमने आईएस 12 थोड़ा सा पढ़ा, आप एडवांस पढ़ा देंगे। सर कुछ स्टैंडर्ड हमने नहीं पढ़ा, और एडवांस पढ़ाएंगे आप। लेकिन रोल तो हमारा यही है, मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आगे एक बात कहता हूं आपसे, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, देखें, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं यार। मुझे एक बात बताओ, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एफएम, इसका एडवांस क्या है? वेरी गुड। एक सब्जेक्ट है टीएक्स, इसका एडवांस क्या है? एक सब्जेक्ट है पीएम, इसका एडवांस क्या है? ऐसे ही है ना, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस टैक्स, एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एक है डबल है, एडवांस। यार एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं एफआर, इनको कोई मसला है इसका नाम भी एफआर रख देते हैं? कुछ तो घपला है। मतलब इस सब्जेक्ट का नाम एएफआर क्यों नहीं है? सबको तो इन्होंने नाम ये रखा है। जो तुमने स्किल मॉड्यूल में पढ़ा, पीएम पढ़ा है एपीएम, टीएक्स पढ़ा है एटीएक्स, डबल पढ़ा है ट्रिपल हो गया, एफएम है एफएम हो गया। अब ये एफआर को उठा के एसबीआर क्यों कर रही है?
ये सवाल छोड़ा जा रहा हूं, अभी जवाब देता हूं थोड़ी देर। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपका जरा माइंडसेट बेहतर कर दूं। आपका जो माइंडसेट है वो क्या है? मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। अच्छा, अज्यूम करें कि आप ब्रिटिश एयरवेज में काम करते, आप कौन है? अकाउंटेंट, क्वालिफाइड अकाउंटेंट है। आपका रोल क्या है? ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करना। ब्रिटिश एयरवेज ने एक ट्रांजैक्शन की, ऑनलाइन में भी सब लोग साथ है ना, रिप्लाई कर देंगे, ट्रांजैक्शन की। कोविड के बाद इन्होंने अपने सारे एयरक्राफ्ट को रेनोवेट करा। इन्होंने सारे एयरक्राफ्ट को क्या किया? रेनोवेट किया। ठीक है, ये रेनोवेट किया उन्होंने, ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन। अच्छा, सीधी सी बात है सर, अगर मैं कहूंगा रेनोवेट किया अपने, मिसाल के तौर पे प्लांट एंड इक्विपमेंट को, ये जहाज खरीदे में इन्होंने, इनका प्लांट इक्विपमेंट आ गया, रेनोवेट किया, तो रेनोवेटिंग का एक IS-16 का क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, कैपिटलाइज होगा, सारी चीजें सब कुछ। तो इस वक्त मेरा माइंडसेट क्या? ठीक है सर, ये ट्रांजैक्शन आएगी, ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही माइंडसेट हमारा। लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर पता है क्या है? वो कुछ और चाहता है। तुम्हारा एग्जामिनर कहते हैं नहीं, मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, तुम्हें इस रोल में देखना चाहता है। ये कौन है भाई साहब, क्या कर रहे हैं? इनके सामने कुछ ऑडियंस बैठी है। तुम्हारा एग्जामिनर ये चाहता है कि तुम जब वर्क प्लेस पे काम करते हो तो तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हुई है और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रही है, तुम किसी के सामने क्या कर सको? प्रेजेंट कर सको। लेकिन मसला ये, मैं एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम ऐसे तो नहीं दे सकता ना, मैं खड़े होकर प्रेजेंट करूं। एग्जामिनेशन हॉल की लिमिटेशन ये कि भाई आपको मैनुअल या सिस्टम किसी पे भी सिनेरियो दे दिया जाएगा और मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की एबिलिटी लेके करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे अज्यूम करना है कि मुझे किसी को इसके बारे में समझाना है, तो अगर सामने बोर्ड मेंबर बैठे हैं तो जरूरी थोड़ी है वो IFRS लिटरेट होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरूरी थोड़ी है वो IFRS लिटरेट होंगे। तो आप उनको क्या समझाएंगे? द ब्रिटिश एयरवेज हैज डन दिस ट्रांजैक्शन, या हैज इन्वॉल्व दिस ट्रांजैक्शन, एंड वी विल रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर मैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊंगा ना कि उसूली या प्रिंसिपल ये कहता है, प्रिंसिपल ये है और हम ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। जो भी मैंने बात की है ना, वो बेसिकली मैंने एक एग्जाम्पल से समझाई है। असल में SBR का जो भी माइंडसेट है ना, वो मैं नहीं बोल रहा, आप अपना माइंडसेट डेवलप करें विद द स्टेटमेंट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर ये एक बात कहता है, ये पढ़ लो, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है एग्जामिनर के डॉक्यूमेंट से। एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग टू डेवलप एबिलिटी। क्या एबिलिटी? एक्सप्लेन योर, क्यों? Because it is an essential skill that required at the workplace and the reason that examining team has taken this. तो आप
आपने इस माइंडसेट को से बाहर आ जाए। हाँ, हम जरूर बात करेंगे एज अ मेकर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन? मेकर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मेकर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा रोल क्या होगा कि हम क्या करें, वो जो ट्रांजैक्शन आईएफआरएस के थ्रू हम वर्किंग कर रहे हैं ना, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको एक्सप्लेन करें। अब मुझे एक बात बता दें, आपने F7 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करना कितनी मर्तबा किया? आप कहेंगे एक मर्तबा भी नहीं किया। नॉट अ सिंगल टाइम। सर क्या एसबीआर में एफआर के स्टैंडर्ड एग्जामिन होते हैं? बहुत ज्यादा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, F7 के स्टैंडर्ड्स के बारे में मुझे आपको एसबीआर के कैलिबर बनाना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप ये पहले कर लें। वो बात की बातें, आईएफआरएस 9, एम्प्लॉय बेनिफिट, आईएफआरएस 2, वो सब बात की बातें। एडवांस कंसोलिडेशन, पहले बेसिक, पहले माइंडसेट डेवलप करना। असल में होता है 3 मंथ्स में हम F7 का माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, इसी में 3 हफ्ते गुजर गए 9 हफ्ते में से। तो भाई बच्चों, अब तो सॉरी, अब तो 6 घंटे की क्लासेस होंगी, खत्म तो करना है सिलेबस। वो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सा स्मूथ लाइन तरीके से क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आप काम करें, क्वालिफाई भी करें और आगे यूज भी करें। और रीसेंट जो पेपर आ रहे हैं ना, लास्ट, खास तौर पर लास्ट 2, 3, 4 सेमेस्टर से, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल कर दिए। ऐसे में आपसे एक बात कहता हूं यार, जनरेशन जी वाले लोग हो तुम लोग यार, हम तो बूढ़े हैं यार। कुछ सुने कभी नॉन फंजेबल टोकन्स, एनएफटीज सुना है? उसकी रिपोर्टिंग पूछ ली इसने 2 सेमेस्टर पहले। वो आज तक दुनिया में मतलब आईएफआरएस ने बनाई भी नहीं रिपोर्टिंग। पूछा बताइए क्या, आप एडवाइस करें। अबे तुमने रिपोर्टिंग बनाई नहीं, हमसे क्या एडवाइस करो। मतलब आप समझ ले, एक तरीके से बिटकॉइंस है ना, उसी तरीके से एक चीज स्टैब्लिश होती है, टोकन्स, जो टेस्ला ने भी अभी लॉन्च किया। तो वो कंपनीज खुद जो है ना अपने बना, एक तरीके से जो है ना वो डिजिटल करेंसीज और टोकन जो है ना वो क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं और अनाउंस करके अब उसकी रिपोर्टिंग। अब बिटकॉइन है। अब ये खतरनाक बात है। एक जगह पूछ लिया कि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस जो होता है उसके लिए क्राउड फंडिंग होती है। आप F9 में थोड़ा बहुत क्राउड फंडिंग पढ़ते हैं। अब उन्होंने क्राउड फंडिंग अरेंज किया, बोलो रिपोर्टिंग बताओ। लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये देखो, बात ये है कि जब हमारे पास गेम होगा ना 20-22 हफ्तों का, 23 हफ्तों का, तो यार ये चीजें वो वहां पे हम डिस्कस करते करते मुंह बंद कर देते। अबे यार सिलेबस खत्म करो। करना है ना भाई, ये तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में तुम्हें देखना है जाके। मतलब बाकी नॉन फंजेबल टोकन्स की रिपोर्टिंग तुम्हें फेस करनी है भाई, आज नहीं तो कल पाकिस्तान में आना है। और क्या पाकिस्तान में जरूरी थोड़ी है तुमने जाना है, तुमने बाहर जाना है, उधर तो होगी। केपीएमजी ने तो फीस रिसीव कर ली लग्जमबर्ग में बिटकॉइन की बेसिस पे। अब बताओ उसकी रिपोर्टिंग नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर। करो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पढ़ो उसको, कैसे करेंगे। है ऐसी बहुत सारी बातें, अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। आपने जो आईएफआरएस 15 रेवेन्यू F7 में पढ़ा है वो ना होने के बराबर है। आपसे को पूछ लें, फूड पांडा लिस्टेड हो जाए इस वक्त, और फूड पांडा जो कि एजेंट है वो अपना रेवेन्यू रिपोर्ट करेगा, वहीं घूम जाएंगे हम। उसकी तो इन्वेंट्री नहीं है कोई, वो तो कमीशन बेस्ड है।
लेकिन पता चला फूड पांडा के बिजनेस में एंटर हुए तो फूड पांडा के बिजनेस में पता चला उसने तो 10 फूड चेन अपनी ही बनाई हुई है, डिफरेंट नाम से। यानी कि हमें तो पता ही नहीं होता, हम ऑर्डर दे रहे फूड पांडा पे, फूड पांडा अरेंज कर रहा है, ये अपने किचन से दे रहा है। अब उसने बोला मेरे तो 2 बिजनेस लाइन है। अब ये फेस करो जाके इंडस्ट्री में, करो रिपोर्टिंग। कैसे करोगे सर? वो 9 हफ्ते थे हमारे पास, 1 हफ्ता बकरीद का था। दैट इज द रीजन दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें पता सर पे जब सर पे पड़ती है जब भी पढ़ाई होती है, लेकिन माइंडसेट कर लो ना, लिमिटेड माइंडसेट कर लो। अबे हमें क्या है, उधर भी 150 घंटे पढ़ाने 3 महीने में, इधर 6 घंटे, 6 महीने में 150 घंटे पढ़ा दे, हमें को फर्क पड़ेगा? सीधी सी बात है यार, लेकिन स्मूथ लाइन हो जाएंगी चीजें। जो लोग डायरेक्ट सितंबर के बाद आएंगे कवर कर लेंगे वो, इसमें कोई अर्थ नहीं है, सभी कर रहे हैं कवर। शुरू में थोड़ा सा आपको साथ भी चलना पड़ेगा, थोड़ा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग F7 की होगी, वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन मेरी सजेशन है नहीं यार, उसको अगर आप करो तो 6 मंथ्स पे। मैं आप पे बर्डन नहीं डालूंगा ना, आप आए 2.5 पौने 3 घंटे मेरे साथ पढ़े, यहाँ पे चले, ये मैटर आपके पास। तो आप ये देखें, अब एग्जामिनर, ये एग्जामिनर की वर्डिंग है भाई, तुम्हारी एबिलिटी कि तुम एक्सप्लेन करो वर्क, दैट्स अ की पॉइंट। फिर एक और बात, वही इधर 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 एक और बात देखिए, मैं एक सवाल मैंने पीछे छोड़ दिया बोल के ना, मैंने क्या कहा आपसे बोल के कि इसका नाम एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। तो भाई इसने खुद बोला है, कैंडिडेट्स माइंडसेट अबाउट SBR नॉट ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि यहां जो पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं। यानी कि SBR का सिलेबस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो F7 के, वो भी एडवांस भी है, लेकिन 4 चीजें और हैं। कितनी? 4 चीजें और हैं। एक तो उन 4 चीजों को अंडरस्टैंड भी करना, और फिर उसको IFRS से क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो उसका इंटीग्रेशन असल में डिस्कशन होगा कहां पर, सेकेंड मॉड्यूल पे, लेकिन अंदाजा तो हो थोड़ा बहुत। अब वो 4 चीजें क्या है, पीछे आगे जाके पढ़ेंगे। एक है एथिक्स, एथिक्स, लेकिन एथिक्स का किस तरीके से है, मतलब उसको पूछा कैसे जाएगा, वो एक अलग वे एथिक्स। एक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बहुत टोपी करा दी तुमने इस टॉपिक को, सब कराते हैं टोपी। F3 में पे चलना छोड़, घंटा भर आगे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, इफ यू आर वीक विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यू विल नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट। और करंट डेवलपमेंट, जो ऐसी मैं बातें कर रहा था, क्या इनफंजिबल टोकन्स, ठीक है, क्राउड फंडिंग, जो F9 में थोड़ा बहुत पढ़ते हो तुम लोग, या फिर चीजें आपके पास बताएं कि सर आप एडवाइस करें, अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर, लेकिन बहरहाल उसको डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब इट्स मोर देन दैट। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। एक ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट, देखिए आज तक आपका अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जितना भी पढ़ते हैं ना, उसमें आपका माइंडसेट पता है क्या है? उसमें आपका माइंडसेट पता है कि उसमें सिर्फ एक माइंडसेट है, वी हाँ, वी परफॉर्म एज एन अकाउंटेंट। हाँ ठीक है, मैं गलत नहीं, मतलब आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम वी एज एन अकाउंटेंट होते हैं ना, तो यार मुझे एक बात बताएं, एज अ लिस्टेड कंपनी अकाउंटेंट आप वो जो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके लिए बनाते हैं? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर कौन? इन्वेस्टर, डेट होल्डर, इक्विटी होल्डर, या तो एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल, ताकि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देकर डिसाइड करता है। शेयर होल्डर है तो डिसाइड करेगा लेट इट बी कंटिन्यू और सेल। पोटेंशियल है
शेयर होल्डर तो वो डिसाइड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेम बैंकर्स हैं या लेंडर्स जो भी हैं। तो कहने का मकसद ये कि भाई पहली बात, आप ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो यूज की जाती है। द पॉइंट इज दैट यहां पर आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप जो अकाउंटिंग की सारी चीजें पढ़ते हैं या रिपोर्टिंग की, उसको थोड़ा सा यूजर पर्सपेक्टिव से भी कंसिडर करें। अब ऐसी में कोई एक बात बताता हूं, याद है आपको, आप पढ़ते हैं IAS 40, याद है IAS 40? व्हाट इज अबाउट IAS 40? कुछ भी है थोड़ा बहुत। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप पढ़ते हैं IAS 40, ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल अकाउंटेंट बेसिक बात है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज यानी कि लैंड बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग बोथ, आप क्या करते हैं, आप परचेज किया, रेंटल पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी परचेज कर दी बिल्डिंग, अब आपको रिपोर्ट करना है। अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर दो ऑप्शन है। नंबर 1 कॉस्ट मॉडल, नंबर 2 फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, जब आप कॉस्ट मॉडल का मतलब है लाइक IAS 16, यस और नो? अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचें, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की लाइफ है 10 इयर्स और आपकी रिपोर्टिंग को कोई देख रहा है, एनालाइज कर रहा है 3 सालों के लिए। अच्छा कॉस्ट मॉडल होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन इनकम स्टेटमेंट में, यस और नो? अच्छा ये कांस्टेंट होगा ना, यस और नो? कांस्टेंट होगा ना। अच्छा इसी तरीके से जो कैरिंग अमाउंट होगा, कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी एक कंसिस्टेंट मैनर पे क्या हो रही होगी, जो रिड्यूस हो रही होगी वैल्यू, वो विथ कंसिस्टेंसी, यस और नो? एग्री करते हैं? अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल, पहली बात तो ये फेयर वैल्यू मॉडल में होता क्या है, आप फेयर वैल्यू एडजस्ट करते हैं ईच रिपोर्टिंग डेट, यस और नो? अब जाहिर सी बात है वो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, नो डेप्रिसिएशन। अच्छा इनकम स्टेटमेंट के अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जाती है, एग्री करते हैं? अच्छा ये कांस्टेंट होगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, मतलब हमेशा एक जैसी रहेगी, इसका मतलब इसमें तो वेरिएशन होगा, यस और नो? अच्छा अब कैरिंग अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्या वो कंसिस्टेंट होगा? अब मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, आराम से सुनेगा, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये अकाउंटिंग की बातें थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन अकाउंटिंग करते वक्त ये जरूर सोच रहा हूं कि अगर मैंने कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया तो देखने वाला यूजर जो है वो मेरी रिपोर्ट को कैसे पोर्ट्रे करेगा, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पर रखूंगा तो वो कैसे पोर्ट्रे करेगा।
अगर फेयर वैल्यू मॉडल पर रखूंगा तो सिचुएशन रॉकी होगी, यानी कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी रहेगी सिचुएशन, मेरे अकाउंट्स कंसिस्टेंट निकल आ रहे होंगे। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल पे रखूंगा तो वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, एक स्मूथनेस रिफ्लेक्ट कर रही होगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। यस और नो? ऐसा कभी F7 में नहीं सोचा। क्या बोल रहा हूं मैं? अकाउंटिंग, बट पर्सपेक्टिव क्या है मेरा? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहता है सिलेबस में इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। क्या कहता है? बहुत सारी चीजें हैं इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में, जैसे कि लिखा कहता है इन दिस एग्जाम the examiner requires expertise from the candidates not only from the point of view of preparer of the corporate reports यानी कि accountant, but also from the perspective of the stakeholder। देखो F7 का स्टैंडर्ड ना, बात थोड़ी सी डिफरेंट करी मैंने उन्हीं की बेसिस पे। अभी तो एडवांस कोई बात ही नहीं कर रहा, अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं इसके अकॉर्डिंग। तो भाई मैंने कहा इधर देखो, आपको एसबीआर का अप्रोच बनाना है ना, एग्जामिनर की स्टेटमेंट में बनाए। पहली बात, आपके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ड्राफ्ट कर सकूं, जो भी मुझे वर्किंग करनी है मैं उसको ड्राफ्ट कर सकूं। पहले हम ये कहते थे, अब तो फैक्ट है, आपके कैरियर का सक्सेस थ्योरी में छुपा हुआ है, यानी कि ड्राफ्टिंग में। इसको सीखें, और बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात ये कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट्स मोर देन दैट। और पर्सपेक्टिव आपको कंसिडर करना है किसका? इन्वेस्टर का भी करना। देखो भाई 5 सिलेबस एरियाज है ये। कोई कहे भाई एसबीआर क्या है, आप कहेंगे भाई सिर्फ एफआर नहीं है, इट्स मोर देन एफआर। तो एक तो सबसे पहली बात, क्या क्या करना पड़ता है, हमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी पड़ती है F7, यानी कि मैं कहूंगा मैं पहला स्टैंडर्ड ही कौन सा पढ़ाऊंगा पता है? IAS 37। पहले वो रिकॉल कराऊंगा, फिर मैं बताऊंगा भाई थोड़े से इसकी देखो ड्राफ्टिंग के सवाल, फिर मैं आऊंगा 1636 पे, IFRS 5 पे, IAS 38 पे, बीच में IFRS 13 के मैटर, इस तरह से लेके चलूंगा। लेकिन एक मोमेंटम एस्टैब्लिश होना चाहिए, ये की पॉइंट है। सो ये भाई कोई एक्स्ट्रा बर्डन की बात नहीं है, बड़ा बेसिक सा मैटर है। ये देखो 5 सिलेबस एरिया, वो कहेंगे भाई कौन से 5 सिलेबस है? आप कहेंगे IFRS, आप कहेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप कहेंगे एथिकल इम्प्लीकेशंस, आप कहेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आप कहेंगे करंट डेवलपमेंट। ये 5 एरियाज। अब वन बाय वन, सर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंने इस तरीके से स्प्लिट किया है। एक ये ग्रुप अकाउंट्स, एक है एक्सटेंसिव IFRS। ग्रुप अकाउंट्स के 6 स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड्स अलग है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट F7 ने पढ़ा है, यहां पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में आएगा। ये टैक्सेशन मॉड्यूल 2 में आएगा, एडवांस एम्प्लॉय बेनिफिट मॉड्यूल 2 में, शेयर बेस्ड पेमेंट, लीजिंग, रेवेन्यू, ये मॉड्यूल 2 के मैटर्स। हाँ कुछ लेस एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड्स हैं, ये रहे, अभी नहीं बात कर रहा इसमें। लेकिन ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये है प्रायर नॉलेज की। तो मसला ये, प्रायर नॉलेज सिर्फ प्रायर नॉलेज नहीं है, उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक पे तो काम कर सकते हैं ना। क्या बात करें, क्या वो स्टैंडर्ड भी याद हो उसको, ताकि हमारा जब मॉड्यूल 2 आए तो मैं कहूंगा ड्राफ्ट, आप कहेंगे सर आई कैन ड्राफ्ट, तो मैं कहूंगा ठीक है लेट्स स्टार्ट द नॉलेज। वहां मैंने IFRS
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, आपने कहा ठीक है ड्राफ्टिंग है, मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, हमारा वहां टाइम सेव हो जाएगा। दैट्स अ की पॉइंट। हम तो खुद बात करेंगे इस पे, प्रॉपर्टी प्लानिंग, इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये यही सारी चीजों पे बात करेंगे भाई। आराम से सुने, ये जो इस तरह की फिगर्स आएंगी ना, ये मेरी नहीं है, ये सारी स्टेटमेंट्स किसकी है? एग्जामिनर की। और मैंने टाइप भी नहीं किया, जहमत भी नहीं की टाइप की, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया और वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। पहली चीज क्या बताई मैंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस कह रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या कहा है? दो बातें बोली हैं। आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि एक्सप्लेन करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड देयर, यानी कि अगर आपको सिनेरियो दिया जा रहा है ब्रिटिश एयरवेज ने रेनोवेशन करी है, तो भाई पहली बात आप प्रेजेंटर को क्या बताओगे? प्रिंसिपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहता है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखेंगे आप। सर याद करके एक मतलब हम बताते हैं, कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ आप दोबारा पढ़ेंगे, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, आराम से लिख लेंगे। दूसरी बात, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई सिनेरियो आपके सामने हो, जैसे रेनोवेशन की बात हो रही है या कोई भी सिनेरियो बात हो रही है, तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करें, यानी कि आप प्रेजेंट करें रेंज ऑफ स्किल एबिलिटी इंक्लूड रिलेटिंग अकाउंटिंग इश्यूज टू द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि ये अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो इसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली IS 16 रिपोर्ट होना चाहिए, IS 37 रिपोर्ट होना चाहिए। कुछ इश्यूज अगर IS 36 के आ गए तो इंपेयरमेंट होना चाहिए। यानी कि आप अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करें कि भाई प्रिंसिपली रिपोर्टिंग के अंदर ये मामला था। तो एग्जामिनिंग टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करें अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉर द केस स्टडी या फॉर द एनी पर्टिकुलर केस। और वहां पर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रिंसिपल को राइट अप कर सकते हैं। दूसरी चीज, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दूसरा सिलेबस का एरिया कौन सा है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है वैसे? आप लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट मीन? क्या होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे। अब यार कुछ तो थोड़ा बहुत तो यार, मैं डीप नहीं पूछ रहा आपसे, ऐसे ही पूछ रहा हूं भाई। आप क्या समझते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? आपने जो भी है जान छुड़ाई, कुछ भी है, क्यों है भाई, क्या है? ऑनलाइन में भी है, कुछ बता सकते हैं? What is in your mind about the term conceptual framework? अब देखें ना, ये हालत है। चले मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुने। ऑनलाइन पे भी खामोशी भाई, ऑनलाइन वाले हैं ना? अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एक कंपनी ना मशीन बाय की, अब मुझे इसको रिपोर्टिंग करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मतलब मैं क्या कहूंगा, रिपोर्टिंग कैसे करूं? आप क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा भाई मुझे कुछ प्रिंसिपल देखने पड़ेंगे कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहां फॉल करते हैं। तो बताया गया मशीन जो है वो एक एसेट है, और एसेट में भी ये बिजनेस के यूजेज पर्पस के लिए, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन यूजेज पर्पस के लिए। तो हम इसको चाहिए कि हम IS 16 पे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पे रिपोर्टिंग करें। एग्री? अच्छा इसी तरीके से अगर एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बाय किया, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, तो आप क्या कहेंगे? अब मैं कहा मुझे रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं कहूंगा यार देखिए ये इंटेंजिबल एसेट है और इसको हमें चाहिए IS 38
इंटेंजिबल एसेट के थ्रू जाकर रिपोर्टिंग करो, जाओ 38 देख लो जाकर। ऐसे अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की रेंट पे दे दिया तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे रिपोर्ट करो, ऐसे ही है ना। यानी कि मेरे सामने ट्रांजैक्शन आती रहेगी और मैं उसके अकॉर्डिंगली क्या देखता रहूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं, मैं जो है वो टोयोटा हूं, तो टोयोटा अगर कार सेल करता है तो आप क्या कहेंगे, यार ऑनलाइन पे भी लोग पार्टिसिपेट करें ना, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, सर ये देखें ये रेवेन्यू का मैटर है और आप IFRS 15 में जाके देखें इसको। ऐसा ही है ना, ऐसी है आपके पास लीजिंग का मैटर है, ऐसी ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, वर्कआउट करते रहेंगे। एग्री। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसे मैं आपसे एक बात करता हूं, एक एक्सपेंस जो है ना एयर एंड पे अनपेड है, एक्सपेंस हो गया है, अनपेड है 1000 का, क्या करें इसका, क्या डेबिट करें। अब मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मैंने पे नहीं किया, एक्सपेंस हो गया, पे नहीं किया, क्या करें। आप कहेंगे सर ये कर देना आप, डेबिट इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दें सर, ऐसे ही है। क्रेडिट सर आप SFP के ऊपर लायबिलिटी रिपोर्ट कर दें एक्रूड एक्सपेंस में, ऐसे ही है ना। और सर ये आ जाएगा 1000। इसका मतलब रिपोर्टिंग में, ये जो रिपोर्टिंग है P&L में चार्ज हो गया है, यस और नो। और लायबिलिटी में, यार मैं अगर आपसे बात पूछूं, ये जो आपने मुझे बताया है ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। हाँ देखिए, आप सही बोल रहे हैं ना, तो भाई आपके मुंह से निकला ना कंसेप्चुअल, तो भाई मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप क्या समझते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में, तो आप यही बता देते। पता, आप देखिए आपको पता था लेकिन आप बोल नहीं पा रहे ना। आप क्या कहते, सर देखिए वो ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइन नहीं है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पे गाइडलाइन नहीं है उनकी रिकॉर्डिंग के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। बन गई ना बात, ठीक है ना। ऐसे ही सर अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं, आज तक बिटकॉइन के ऊपर अगर किसी कंपनी ने ट्रांजैक्शन की है तो क्या नहीं हुआ है, रिपोर्टिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं आया, तो मैं किसके थ्रू करूंगा, सर इन फंजेबल टोकन और नॉन फंजेबल टोकन्स NFTs, किसी किस्म का क्या नहीं आया, कोई स्टैंडर्ड नहीं आया। सर क्राउड फंडिंग, कोई स्टैंडर्ड नहीं आया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का वन ऑफ द फंक्शन है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यही नहीं है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, अब मैं अगर तुमसे एक बात ये कहूं तो ये जरूर है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हमारा जो बोर्ड है उसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, नंबर 1 IAS और IFRS, उसकी रेगुलर
अपग्रेडेशन, नए स्टैंडर्ड्स, ये सब। और नंबर 2, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये किसी हद तक सही बात है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, और उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS ओबे करें। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हुए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, सारे नहीं बताए, कुछ IS1 में भी है, गोइंग कंसर्न कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बताए हुए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं तुमसे कहता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट है ना, लेकिन एसेट की खुद डेफिनेशन किसने बताई? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट की डेफिनेशन नहीं बताता। वो एसेट जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन मीट करेंगे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। वो एसेट जो इन्वेंट्री की डेफिनेशन मीट करेंगे वो IS2 में। वो एसेट जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करेंगे वो IS40 में। वो एसेट जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करेंगे IS38 में। तो एसेट की डेफिनेशन कहां है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ऐसी लायबिलिटी है, एक्रूड भी लायबिलिटी है, प्रोविजन भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की डेफिनेशन कहां है? एक्सपेंस की डेफिनेशन कहां है? रेवेन्यू, इनकम की डेफिनेशंस कहां है? इक्विटी की डेफिनेशंस कहां है? उसके प्रिंसिपल्स बताए हैं ISB ने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारी जगह ऐसी हैं स्टैंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बता दिया ये एसेट्स हैं, लायबिलिटी है। बहुत सारी जगह है जहां पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपस में थोड़ा क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है। अभी बात नहीं कर रहा उस पर। ओवर रूल कौन करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बता दिया ये 2 सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं। तो बातों बातों में और भी बहुत सारी चीजें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने प्रिंसिपल्स बताए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो उन ट्रांजैक्शंस को भी डील करता है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अभी तक डील नहीं किए। और याद रखिएगा ये जो ISB का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो हमारे सिलेबस में अपडेटेड है, दैट इज 2018 मोस्ट अपडेटेड। इसके अंदर बहुत कुछ है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। पहली बात ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, एग्जामिनर का है। टू पास दिस एग्जाम कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ, भाई इन डेप्थ में पहले डेप्थ तो चलेगा, पहले नॉलेज तो आ जाए, फिर डेप्थ, फिर इन डेप्थ। तो ये पॉइंट है आपके पास, ये बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट से सारी चीजें, सारा मैटर है। अब जैसे मिसाल एक सैंपल ऐसी पेपर मैंने यहाँ पे लगा सितंबर 18 का, मैं ये रीड नहीं कर रहा, ये एक पूरा केस स्टडी है। अच्छा बाय द वे आपको बता दूं एक बात और, SBR के अंदर 7-8 नंबर की कैलकुलेशन आ जाए ना तो ज्यादा है पूरे 100 नंबर में से। हाँ बता दूं, पहले पूछ लेना ना वो अपने सीनियर से, वो बोले 8 नंबर का बुका बहुत है भाई। एक मतलब ऐसे ही हुआ 4 नंबर कैलकुलेशन बस। हाँ पूरे पेपर, बाकी सब थ्योरी 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 चल रहा है, थ्योरी चल रहा है। तो ये भी अपना माइंडसेट कर लें प्रॉपर, ये अच्छी तरीके से ना। तो मतलब आगे चल के बता दूंगा कि 4 क्वेश्चन है, सेक्शन A सेक्शन B, टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन A के 30 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, पे 20 मार्क्स का। तो ऐसा नॉर्म है सेक्शन B के 25 नंबर के 2 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें स्प्रेडशीट का ऑप्शन ही नहीं होता। तो भाइयों बहनों बात ये कि नहीं है ना ये एडवांस FR। तो पहले मसला
होता पता है कि पहले लोगों को रियलाइज कराना था, भाई नहीं है ये एडवांस है, एफआर इससे ज्यादा है। अब वो होता है 9 हफ्तों में 2 दायित्व इसी में निकल जाते हैं। अच्छा देखते हैं फिर। वो संभलता ही है तो उसको अंदाजा होता है, ये तो बहुत कुछ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केस है, IS-38 ये केस है। अब इसकी रिक्वायरमेंट में क्या है देखो, एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्कस। कहीं डेट्स के अलावा नंबर्स नजर भी नहीं आ रहे हैं। ये केस स्टडी, दिस इज द रियलिटी ना, दिस इज द रियलिटी। तो भाई हम लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू 6 महीने में पढ़ो, बेहतर है स्मूथ तरीके से चलो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब देखो सवाल भी कैसे पूछा है, ये देखो सवाल है IS-38 का, ये IS-38 का, इसको इंटीग्रेट किया है किससे, यानी कि पूछना ये चाह रहे हैं एक IS-38 एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब इन दोनों पे कह रहा है कि भाई कंसिस्टेंसी बताओ अगर मैं रिपोर्टिंग करूंगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से और वही चीज IS-38 पर। तो आपको पहले नॉलेज चाहिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, फिर आपके पास 38, फिर आप करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये सैंपल क्वेश्चन एक मैंने बताया आपको, इसके अकॉर्डिंगली ऐसी जनरल में अभी सवाल नहीं करा रहा। 2 बातें। तीसरी बात है एथिक्स। ओरिजिन ऑफ एवरी अकाउंटिंग, नहीं ये नहीं कह सकते, ये गलत स्टेटमेंट है कि अगर हम ये कहें ओरिजिन ऑफ एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं नहीं नहीं, ओरिजिन नहीं, फ्रेमवर्क एक प्रिंसिपल दे दिया है। आइडियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, और मैं अभी एडवांस बात कर नहीं रहा। अच्छा अभी काम करें, 5-10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लें, फिर मैं आके डिटेल बताता हूँ उसको। अभी मेरे ख्याल से इतना धचका तो काफी है, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें। मैं अभी इसको देखो इंट्रोड्यूस करके सारा जो है ना बता दूंगा, फिर कल पढ़ेंगे IS-37 आराम आराम से। लेकिन यार साथ तो देना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है ना यार, साथ होगा लोगों को ही बताएं भाई, कुछ नहीं है यार, पढ़ते हैं यार बैठ के, क्या है 2-2.5 घंटे तो बैठ के पढ़ना है, और तो कुछ नहीं कह रहे ना। नहीं कह रहा भाई, होमवर्क भी नहीं कह रहा करने को, कुछ नहीं कर जहां। अच्छा सितंबर के बारे में तो ऐसी बातें हैं ना, तो पता नहीं कि सब पढ़ाई शुरू कर दी सितंबर की। अच्छा कुछ तो एफएम में साथी है, वही तो डंडे मार मार के सही कर दूंगा मैं तो। लेकिन खैर बहरहाल जो भी है, सितंबर की स्टडीज अच्छा स्टार्ट कर दी, लेकिन सिर्फ SBR पढ़ते हुए सितंबर याद ना है, SBR बाकी सितंबर को पढ़ो भी, पढ़ाई भी करो। खैर बहरहाल 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर हम बात करते हैं इसमें। जी ऑनलाइन द स्टूडेंट्स आ गए। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, सितंबर एग्जाम से पहले पहले सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस हुआ करेंगी, और टाइमिंग्स है 3 बजे से स्टार्ट करेंगे, 3 to 5:30, 3 to 5:30 सैटरडे संडे। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए एथिक्स एसबीआर एग्जाम के अंदर कैसे एग्जामिन होगा? देखिए ये भी सुने जरा मेरी बात गौर से ना, एसबीआर में कैसे एग्जामिन होता है एथिक्स। पहली बात तो एथिक्स की जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी सेम है जो कि प्रीवियस है, जो आप AA वगैरह में पढ़ते हैं या F4 में पढ़ते हैं आप, या लॉ में जो भी है। इसमें आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो ACCA के कोड ऑफ कंडक्ट हैं सारे, जो भी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सो ऑन। और किसी भी सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमें असेस करना पड़ता है थ्रेट्स। तो वो थ्रेट्स जो है, फॉर एग्जांपल सेल्फ इंटरेस्ट है आपके पास, वो थ्रेट्स जो है वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं किसको? प्रिंसिपल्स को। बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये जो एथिक्स का ओवरऑल सिनेरियो है ना, ये कनेक्टेड है आपके अकाउंटिंग इश्यूज। अब वो होगा किस तरीके से? लेट सपोज आपको बताया जाएगा, लेट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक जूनियर अकाउंटेंट है और आपने आइडेंटिफाई किया आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर है उसने अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिपोर्टिंग करने पे मैनिपुलेट किया। फॉर एग्जांपल उसने IAS 37 को गलत तरीके से प्रोविजन को रिपोर्टिंग करी है, या XYZ कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गलत यूज किया है मैनिपुलेट करने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उसके उसकी जो सैलरी है, उसकी जो बोनसेस है बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है। तो उसने मैनिपुलेट किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत अप्लाई किया, और फिर आपको बोला है कि खामोश, किसी को बताना नहीं, अदरवाइज तुम्हारी जो अभी प्रोबेशन पीरियड है वो मैं परमानेंट नहीं करूंगा या तुम्हारा प्रमोशन नहीं करूंगा। अब ये सिनेरियो दे दिया आपको। अब इसके अंदर दो चीजें हैं जो कवर करनी है। नंबर 1 द एथिकल इशू, नंबर 2 द अकाउंटिंग इशू। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस सिनेरियो के अंदर नंबर 1 अकाउंटिंग इशू को प्रेजेंट करें कि व्हाट इज द राइट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर, तो राइट एडजस्टमेंट क्या है। और फिर अलग से एथिक्स कि एज ए जूनियर अकाउंटेंट और जो डायरेक्टर है उसके एथिकल केस क्या बनता है। तो जो फैक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किया एथिक्स के, बोनस है, रेम्यूनरेशन है, ठीक है ना, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है ना। सो व्हाट द जूनियर अकाउंटेंट कैन डू विद द एथिकल जो एथिकल बाउंड्रीज उसके अंदर रहते हैं वो क्या कर सकता है। तो हमें एथिक्स को वहां पर हैंडल करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इश्यूज और एथिकल इश्यूज, इस किस्म के सिनेरियो। एक मतलब एग्जामिनर ने एग्जामिन किया, बड़ा अच्छा केस था, ऐसे ही बता रहा हूं एथिक्स किस तरह से एग्जामिन हो रहा है। एक मतलब है एग्जामिनर ने एग्जामिन किया कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी का जो है वो चीफ अकाउंटेंट हूं, मैं एक कंपनी का चीफ अकाउंटेंट हूं। अच्छा, कंपनी के हालात कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, तो कंपनी के जो डायरेक्टर है, कंपनी का CEO है, उसने बुलाया और मुझे एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की कि यार कंपनी के कुछ हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं। तो जैसी कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग मार्केट में अनाउंस होगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में शेयर डिप्रेस होगा, यस और नो। अब इसने बता दिया मुझे और कॉन्फिडेंशियल भी है, लेकिन उसने बोला कि भाई ये अभी राइट टाइम पे डिस्क्लोज नहीं करना, अभी बाकी इसमें चीजें अभी हम बाद में इसको वर्कआउट करें। तो उसने मुझे बता दिया। स्टोरी का दूसरा पार्ट ये है, दो एंगल्स और स्टोरी में, कि जो मेरी बेगम साहिबा है उसका मेरी कंपनी में जहां मैं चीफ अकाउंटेंट हूं उसके 5% शेयरिंग है। अब मुआहदा तो मैंने बेगम से भी किया, मैंने कहा नाम है। अब एक वो भी पॉइंट है, CEO ने बुला के मुझे ही मना कर दिया, फंस गया मैं। अच्छा, CEO ने बातों बातों में ये भी कहा था कि इस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हमें कुछ रिडंडेंसी करनी पड़ेगी। उसने बोला ये है सब कुछ है लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करना। मेरे
साले साहब कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, जिनका नंबर आने वाला है बाहर करने में, जो हमारी बेगम साहबा के भाई साहब हैं। अब ये केस है भाई, ये मैंने ये ज्यादा, असल में ये वाला जो एंगल है ना साले साहब का, ये जरा चेंज कर दिया। असल में वो मेरा ही भांजा है, उस सवाल में था कि मेरा ही भांजा है जो कि कंपनी में है, तो कुछ भी है, चलो बेगम से अलग है तो ज्यादा बेहतर बन जाएगा, हम तो फंस गए ना। अब ये इस सिचुएशन को चीफ अकाउंटेंट हैंडल कैसे करे? अच्छा, अब उस सवाल में ये भी था रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पूरी डिटेल, तो वहां 37 चला गया कि प्रोविजन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो एक अकाउंटिंग हो गया। और फिर वह ये एथिकल मैटर कैसे डील करोगे, तो अभी मैं इस पर डीप में नहीं जा रहा, वो कैसे हैंडल करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर और सारी चीजें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस किस्म की मजे मजे की चीजें आती हैं और हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वहां पे प्रेजेंट करने पड़ते हैं, कि हमें ड्राफ्ट करना पड़ता है इसको, ये अकाउंटिंग इश्यूज ऐसे हैंडल करो, एथिकल इशू ऐसे हैंडल करो, सारे पॉइंट्स हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। असल में सिनेरियो को समझना पड़ता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, कौन किसकी रिश्तेदारी क्या है। तो खैर बहरहाल, तो एथिक्स इन एसबीआर एग्जाम, यही मैंने सारी चीजें बताई हैं कि एथिक्स के प्रिंसिपल हैं, यू नो वेरी वेल। कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट्स हैं आपके पास, तो और थ्रेड्स हैं आपके पास। जैसे कि ये ऐसी सैंपल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किया, सैंपल है आपके पास। देखो मैं डिटेल नहीं पढ़ा, इस सवाल का रिक्वायरमेंट है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में इसने पूछा है प्रॉपर्टी को, ये अकाउंटिंग है, प्रॉपर्टी ये पार्ट। बी पार्ट पे इसने IFRS 15 पूछा है, और सी पार्ट में अलग से पूछा है कि एथिकल इशू बताएं जो डायरेक्टर और अकाउंटेंट का मैटर। 7 मार्क्स, और ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अकाउंटिंग इश्यूज भी है 2, एथिकल इश्यूज, और यहां पर ये मेंशन है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोफेशनल मार्क्स। एसबीआर में प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं 4। एसबीआर में वो जो आप सुन रहे हैं ना, ऑप्शनल के अंदर प्रोफेशनल मार्क्स आ रहे हैं, एसबीआर में अभी कोई प्लान नहीं, सिर्फ 4 प्रोफेशनल मार्क्स। यानी कि पूरे स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में सिर्फ एसबीआर बचा हुआ है जिसमें प्रोफेशनल मार्क्स की वो जो भरमार है वो नहीं है। आई मीन एसबीएल में भी 20 मार्क्स हैं, और क्या, एक मिनट, एटीएक्स के अलावा ऑप्शनल में भी आ गया है, एटीएक्स में 2023 में हो जाएगा। और एसबीआर में क्या एडवांटेज, क्या मैं बोलूंगा, ये डिपेंड करता है। देखो अगर कोई वाकई ड्राफ्टिंग एक मरतबा सीख लेना तो वो फिर ड्राफ्टिंग लवर हो जाता है, फिर वो कहता है ड्राफ्टिंग ही है असल चीज। फिर वो तो कहता है फिर एसबीआर में क्या है यार, उसमें भी आते 20 नंबर, तो मैं हैंडल कर लेता चीजें। तो ये होते हैं कुछ पॉइंट्स आपके पास। एक्चुअली देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, ड्राफ्टिंग के अंदर तरीकेकार ये होता है कि आप ना, आपको शार्प होना पड़ता है, यानी कि आप बात कंप्लीट भी हो और कंसाइज भी हो। तो ये जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, चलो भाई अब्बू बाल का काम उसको उतना समझ में आता है आपको। इसीलिए हम तो भाई लोग कहते हैं F9 हो जाए ना बस, जाओ भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड, 2-4 ईमेल्स लिखोगे ना, खुद दिमाग ठिकाना आ जाता है बिल्कुल। क्यों भाई, जो देखना पड़ता है ना ईमेल किसको हो रही है, सामने मुझे ईमेल करनी किसको है, कस्टमर को है तो टोन ही अलग है, सप्लायर को है तो अलग टोन, बॉस है तो फिर तो टोन ही अलग है, मतलब अलग अलग है आपके पास। फिर आपका सबऑर्डिनेट है, उसको तो शॉर्ट एंड में हम जो बातें 2-4 लिख देते हैं, उसको नहीं समझ में आता, उठ गया था तो फिर तो उसको 2 सुनाते हैं हम, ठीक है ना। बॉस को ईमेल पड़ी, आई मीन ऐसे थोड़ी फुर्सत वाली ईमेल बना के कर रहे हैं, उसके बाद टाइम थोड़ी है, लेकिन फुर्सत वाली लंबी ईमेल नहीं होगी, लिमिटेड ईमेल होगी। अब लिमिटेड हो तो ऐसा ना हो कि वो इनकम्प्लीट हो, तो लॉट ऑफ थिंग्स ना। तो बहरहाल एसबीआर में प्रोफेशनल मार्क्स का नहीं होना डिपेंड्स, लेकिन एक बात सुन ले, प्रोफेशनल मार्क्स नहीं है लेकिन कैलकुलेशन वगैरह बड़ा लिमिटेड है।
और जितने भी कैलकुलेशन है उसका राइटिंग स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। दैट्स अ की पॉइंट। खैर, तो कितने एरियाज पे हमने बात कर ली? 3 एरियाज। अच्छा, 1 मिनट रुक गया। भाई अब आवाज सही है मेरी? आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? ठीक है। जो 4th एरिया है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैंने इसके ऊपर बात भी की आपसे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट नंबर 1, देखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में रॉन्ग परसेप्शन नहीं आना चाहिए किसी को। इट्स नॉट लाइक F7। ऐसा नहीं है रेशियोज एंड इंटरप्रिटेशन, ये कैटेगोरिकली मना कर दिया उसने। डोंट कंसिडर दैट इट्स एन इंटरप्रिटेशन, रेशियोज एंड इंटरप्रिटेशन। दिस इज मोर अबाउट इन्वेस्टर या यूजर पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने IS 40 की आपको एग्जांपल दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ऐसा बहुत कुछ है जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोचना है। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप आंसर करें। आप क्या समझते हैं? सुनना, आंसर करना। आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप तो कंपनी से बाहर होते हैं ना, पैसे आपके, मैं पैसे यूज कर रहा हूं, मैनेजमेंट हूं, मैनेजमेंट हूं। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं आपको रिपोर्ट करूं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। यार दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर तुम वाकई इन्वेस्टर हो तो जो तुम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश को बनाते हो वो वाकई यूजर के लिए सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यूजर बन के सोचे ना, मतलब पैसे आपने लगाए, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दी, ये है मेरी परफॉर्मेंस, आप मुतमईन होंगे? नहीं। हाँ, यूजर बन के सोचेंगे तो कहेंगे नहीं यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ चीजें और ज्यादा होने चाहिए, कुछ और रिपोर्टिंग कुछ और करें। ठीक है, आप देखिए रिपोर्टिंग में क्या बता रहे हैं आप? इनकम स्टेटमेंट कितना प्रॉफिट है, बैलेंस शीट लायबिलिटी कितनी है, इक्विटी कितना है, एसेट कितना है। लेकिन आप ये तो नहीं बता रहे कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको यूज कैसे किया गया है और उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है। ये सिस्टम तो नहीं बता रहे आप ये तो बता दें आपने क्या किया है, लेकिन कैसे किया ये तो नहीं बता रहे। आपने मुझसे पूछा कैसे किया, मैंने कहा ये तो कॉन्फिडेंशियल है। तो ये बहुत बड़ा गैप है ना, मेरा सिर्फ बोल देना कॉन्फिडेंशियल आपके लिए इनफ तो नहीं है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसी मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपसे एक बात कहता हूं। आपने घर वालों को बताया कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा क्या है? तो आपने घर वालों को कहाँ है पैसे? तो उस कंपनी की बैलेंस शीट खोली, देखो उस इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी है और ये इक्विटी है। इस इक्विटी में ना शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल में मैंने 10,000 शेयर खरीदे हैं। तो फिर घर वालों ने पूछा ये कहाँ गए? अच्छा इससे ना उन्होंने एसेट खरीदे। अच्छा तो ये क्या करते हैं? ये देखो ये एक चीज होती है इनकम स्टेटमेंट। भाई जरूरी तो नहीं है ना अकाउंटिंग लिटरेट हो यूजर, और बेगम साहब हो, ये तो बहुत ही कम बात है। इनकम स्टेटमेंट देखो, ये इनकम स्टेटमेंट सेल्स कम करते हैं, ये बेचते हैं कुछ, फिर ये कॉस्ट होती है और ये प्रॉफिट होता है। ये इससे जो है ना वो कुछ घर पे डिविडेंड आता है। तो भाई किसी समझदार ने पूछा ये तो ये बता रहे हैं ना, लेकिन ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है और इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये आज तो आ रहा है, आगे कैसे आता रहेगा? ये सीमेंट सेक्टर है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीमेंट पे तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये तो कार की इंडस्ट्री है जहां इन्वेस्ट किया आपने, इसमें तो रिस्क का लेवल बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, बहुत सारे मैटर्स हैं। तो फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी है, ये तो नहीं पता, ये तो सब कुछ पुराना है। तो बेटा बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है। इसकी वजह से ये देखो क्या लिखा हुआ है, दुनिया के अंदर ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स बने हैं, ऐसे टूल्स जिसका कोई ताल्लुक आईएफआरएस से नहीं है। मुझे नहीं पता आपने कभी नाम सुना होगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, एक पूरा इसकी एक बॉडी है जो बताती है कि ये किस तरीके से काम करती है। मतलब जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन सुना है ना कभी, आईएसओ सर्टिफिकेशन होते हैं, सर्टिफाइड्स होते हैं, ऑडिटर आते हैं, असेस करते हैं सारे कि भाई ये मिसाल के तौर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं है। वैसे ही एक बॉडी है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर करती है, वो उनको अपॉइंट किया जाता है, वो बताते हैं आप रिपोर्टिंग ऐसे करें, और फिर वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना के कहते हैं और कंपनीज की रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये हम अलग जाके पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विद ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैनेजमेंट कमेंट्री रिपोर्टिंग या अदर रिपोर्टिंग्स हैं, लेकिन लेटर बात करेंगे। बस एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर the SBR question will require candidates to adopt stakeholder investor focus in answering some questions. That's a point. So ये है पॉइंट आपके पास, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं आपको। ये देखो IS-40 वाला केस है, एग्जैक्टली वही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस पोटेंशियल इंपैक्ट चॉइस इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन इन्वेस्टर एनालिसिस। याद आया कुछ अभी ब्रेक से पहले जो बात की थी मैंने, कि अगर ये पूरे सिनेरियो में किकी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दो में से एक पॉलिसी है, या तो कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू, तो इन्वेस्टर एनालिसिस करेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा उसको। तो आप डिफरेंट बातें बोलेंगे। देखें इनकम स्टेटमेंट में तो वेरिएशन आएगा, कंसिस्टेंट रहेगा कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में वेरिएशन आएगा। ऐसी बैलेंस शीट ही बताएंगे। वैसे एक बात आपसे पूछता हूं, ऐसी ब्लंट पूछो आंसर करेगा, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल यूज करूं या फेयर वैल्यू मॉडल, कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट हो। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नन। दैट्स गुड। क्यों, कॉस्ट मॉडल रखूंगा तो डेप्रिसिएशन होता है, वो तो बाहर निकल जाता है, नॉन कैश आइटम है। फेयर वैल्यू रखूंगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, वो भी नॉन कैश आइटम है, वो भी बाहर निकल आएगा। यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई ताल्लुक नहीं है कैश फ्लो से, नो इंपैक्ट। इस किस्म की बातें है ना, यूजर इनडिफरेंट होगा इन द कैश फ्लो, बट उसके लिए कंसर्न होगा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। करंट डेवलपमेंट, इट्स टू अर्ली कि हम इसके बारे में कुछ बात करूं। होता क्या है करंट डेवलपमेंट्स के बारे में, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाले होते हैं, कुछ डिस्कशन चल रही होती हैं, कुछ चेंजेस आने वाली होती हैं, या दुनिया के अंदर नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है, लाइक बिटकॉइंस, लाइक नॉन फंजेबल टोकन्स, लाइक फूड पांडा जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस होता है। फूड पांडा एक थोड़ी है, उबर करीम है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस। उबर करीम की अपनी टैक्सी तो नहीं है, हाँ वो है एक अलग पॉइंट है। नॉर्मली प्लेटफॉर्म बिजनेस में ऐसा नहीं होता। Zameen.com नॉर्मली नहीं होता आपके पास, ऐसी Booking.com होटल्स नहीं होते उनके, बहुत कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस, वो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अटेंडेंस हो गई,
आज दुनिया के अंदर एक पर ये लिख रहा हूं, सॉरी, ठीक है। तो मैं कहता ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, ये सारा रिपोर्टिंग इस तरह से क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा। अभी तो खैर बहुत अर्ली, इसमें बहुत बातें होंगी। करंट डेवलपमेंट के ऊपर ना अकाउंटिंग सॉरी एग्जामिनर खुद कहता है कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डिटेल इनसाइड फ्रॉम यू, फ्रॉम कैंडिडेट्स। अब दुनिया के अंदर वो चीज सही से स्टैब्लिश ही नहीं हुई है उसकी रिपोर्टिंग, तो हम आपसे डिटेल इनसाइड पूछते ही नहीं है। हम आपका जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहते हैं, लेकिन एक लॉजिकल वे पे। अब ये बातें बड़ी एडवांस हैं। पहले तो मैं सीखना पड़ेगा सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने की तो प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, फिर ये सब ऊपर बहुत ऊपर है ये। लेकिन ये बात ध्यान में रखेगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड डिटेल। और करंट डेवलपमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा एक क्वेश्चन आए करंट डेवलपमेंट में, वो इंटीग्रेट होता है और लिमिटेड पार्ट एग्जाम होता है, 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स इस तरह से। बहरहाल ये सिलेबस का कंटेंट था। अब मैं फॉर्मेट पे आता हूं। सेक्शन ए 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के ऐसे हैं, 30-20 इज इक्वल टू 50, 30-20-50। और जो सेक्शन बी है वो 25 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। वन बाय वन करके डिटेल बताता हूं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, रिजल्ट जो है ना वो अच्छा है एसबीआर का, यानी कि आप समझे एवरेज 50%, 50% चांस है आप पास हो जाएंगे। यानी कि भाई ऑप्शनल पेपर का 40% होता है, यानी कि मैं कहूं एफआर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। एफआर का 50% नहीं है, एफआर का 47, 46, 44 इस तरह से, उससे अच्छा है। तो मैं एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो पता है क्या है, पढ़ना मुश्किल है, पास करना आसान। अरे ये कैसी बात, पढ़ना मुश्किल है पास करना आसान है, क्योंकि एक्सटेंसिव बहुत है। हाँ पढ़ना मुश्किल है, जिस कैलिबर का ये पूरा पढ़ाया जाता है ना, उस कैलिबर का रिजल्ट नहीं होता। पेपर होता है, रिजल्ट नहीं होता। उसका क्या रीजन है अभी हम बात करें। पारा रिजल्ट एक मोटिवेशन फैक्टर है, रिजल्ट इज वेरी गुड। कुछ पास एग्जाम एनालिसिस करते हैं। सेक्शन ए 30 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन ए क्वेश्चन 1 30 मार्क्स क्वेश्चन। 30 मार्क्स क्वेश्चन में मेजॉरिटी ग्रुप होगा कंसोलिडेशन, लेकिन वो वाली कंसोलिडेशन नहीं, मेकिंग ऑफ कंसोलिडेशन नहीं आई। बैलेंस शीट बनाए टाई हो जाए, कैश तो बनाए टाई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट होंगे सिर्फ, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको पास पेपर आज दिल चाहे तो सेक्शन ए की तरह क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऐसे गो थ्रू कर देना। आप यार लानत भेजता हूँ, तो जो पूछ रहा है कैलकुलेशन वो भी नहीं पूछता। आप कहेंगे भाई जो पूछ रहा है वो भी नहीं, सारा तो थ्योरी है। तो ये लिखा हुआ, एग्जामिनर विल नॉट एग्जामिन द प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेशन। मेजर मार्क्स 17, 18, 20, 22, इतने मार्क्स किसके हैं, थ्योरी के। बाकी क्या है, कैलकुलेशन।
नहीं सॉरी, ये क्या है, ग्रुप अकाउंट्स, बाकी अदर कुछ भी पूछ लेगा। जैसे ग्रुप अकाउंट से बी पार्ट बाय IFRS 5 पूछ लिया, ए सब एक्सप्लेन। ये लो भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा। अरे यार, इसका मैंने वो हटा दिया अभी, वरना मैं तुम्हें दिखाता वो पेपर। सब एक्सप्लेनेशन भाई, एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन, अक्सर जगह पे विद कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है गुडविल की कैलकुलेशन नजर आएगी आपको, गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेट करना आएगा, लेकिन वही होगा, इसके अलावा कोई 4 नंबर की गुडविल कैलकुलेशन, फिर उसको एक्सप्लेन भी करो। लेकिन शुरू शुरू में लगता है कि यार ये मुश्किल काम है, लेकिन एक मतलब स्टार्टअप करते हैं ना तो फिर बेहतर हो जाता है। अच्छा, सेक्शन ए का 20 क्वेश्चन 2 20 मार्क्स, ये होगा विद एथिक्स। एथिक्स सिर्फ यहीं पर होगा, सेक्शन ए क्वेश्चन 2, लेकिन इसमें सिर्फ एथिक्स नहीं होगा, इसमें अकाउंटिंग भी हो, अकाउंटिंग इश्यूज भी होंगे और एथिकल भी होंगे, जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। तो ये आपके पास एथिक्स का पॉइंट है। अच्छा, इसका मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आपको पता होगा सेक्शन ए में ग्रुप आएगा क्वेश्चन 1 में, और ग्रुप के साथ कुछ और होगा। सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन ए में क्वेश्चन 2 में एथिक्स के साथ दूसरा स्टैंडर्ड होगा, ये पता होगा। लेकिन जो सेक्शन बी है ना, उसमें सिर्फ ये पता है 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, ये टोटली नॉन स्ट्रक्चर्ड है। मतलब वो 25 मार्क्स से कुछ भी पूछ सकता है, 25 25 50 नंबर का। एथिक्स नहीं पूछेगा, बाकी कुछ भी पूछ ले वो। हाँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट यही होता है, ठीक है। ग्रुप अकाउंट्स की कुछ चीजें भी बीच में पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है आप एथिक्स के अलावा। इसके अंदर डिस्कशन भी है, कंपटीशन भी, अगेन कैलकुलेशन का मैटर आपके पास। ओवरऑल ये आपको पता है आपके पास। अगली बात सुने, ठीक है। ये तो आपको पता है कि 5 एरिया ऑफ सिलेबस है। अब देखिए स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अप्रोच ही गलत बनाते हैं। बेस्ड ऑन पास पेपर्स, सितंबर 18 से पेपर आए, बेस्ड ऑन पास पेपर्स, ये 5 एरिया इस प्रोपोर्शन में एग्जामिन होते हैं। IFRS 60%, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 10%, एथिक्स 7%, करंट डेवलपमेंट 8%, परफॉर्मेंस मेजरमेंट तकरीबन 15%। अब करते क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आपने 100 आवर्स स्पेंड किए, इधर सुनिएगा गौर से, 100 आवर्स आपने कहा मैं प्रिपरेशन करूंगा 100 आवर्स, और पता चला आपने 80% टाइम IFRS को दे दिया। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपने कहा प्रिपरेशन तो मैंने एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के बराबर करी नहीं, मैंने तो 80% टाइम लगा दिया किस पे, IFRS पे, बाकी 20% इधर उधर करके बाकी पार्ट पे। एग्जामिनर ने पूछ लिया सिर्फ 60% स्टैंडर्ड, बाकी 40% इधर उधर की बात, तो आप तो प्रिपेयर ही नहीं थे उसके लिए। तो भाई अपने आप को प्रिपरेशन करो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। बार बार कह रहा हूं, एक होती है नॉलेज और एक होता है टेक्निक ऑफ द एग्जाम। ये टेक्निक है जो आपको बता रहे। अच्छा, आपकी मर्जी है, अगर आपको रिवीजन किट परचेस करनी है आपकी मर्जी है, अदरवाइज मैं तो नहीं सजेस्ट करूं रिवीजन किट। फिलहाल किताब को भी खरीदने की जरूरत, वो किसी सीनियर से जरा मेरे हैंडआउट ले लेना, तुम खुद ही बोल दोगे माफ कर दे भाई, नहीं चाहिए किताब, उस किसी ने कंपाइल करा हुआ होगा तो देख लेना भाई। तो फिलहाल तो मैं कह रहा हूं बबू कर, घबराना नहीं है आपने, समझ में आ रही बात, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो फिलहाल नो किताब, और
अच्छा, मैं कंपाइल्ड करके नोट्स कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीक में कर दूं, प्रॉमिस नहीं कर रहा फिलहाल। अच्छा, मेरी बात सुने गौर से, इधर यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां कॉन्सेंट्रेट करें, क्लास इधर इधर इधर। देखो, पहली बात तो ये एग्जाम प्रैक्टिस, सबसे पहली बात एग्जाम प्रैक्टिस। मास भाई, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर, फिलहाल आप एक फाइल मेंटेन कर लें। ये देखें, ये जो आपके पास पास पेपर अवेलेबल हैं वो सीबी फॉर्मेट पे, ये 8 पास पेपर अवेलेबल, यानी कि एसीसीए के सीबी फॉर्मेट पे 8 पास पेपर अपलोडेड है, और बाकी ये जो 3 पास पेपर्स हैं ये मैनुअल है, सीबी फॉर्मेट पे नहीं है। 8+3, और इसमें प्लस कर दें एक मॉक भी है जो जून का है, अब शायद हटा दिया होगा तो एक अलग बात है। अबे बहुत है ये, 11-12 एग्जाम पेपर, इट्स टू मच। प्लस मेरा प्रैक्टिस मटेरियल, मतलब नोट्स में सिर्फ नोट्स नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है, इट्स टू मच, बहुत है वो। मतलब ये प्रैक्टिस मटेरियल मेरे नोट्स में इनबिल्ड होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। दूसरी बात, ये कोर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, सजेस्टेड आंसर्स होंगे कुछ। सजेस्टेड आंसर्स का मतलब ये वो आंसर्स होंगे जो आपको ड्राफ्ट करके मिलेंगे, नॉट द मॉडल आंसर। मॉडल आंसर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके बताऊंगा ताकि स्टूडेंट कैलिबर हो, सारे नहीं, लिमिटेड। फिर पास पेपर्स का कुछ क्वेश्चन बैंक होगा, वो मेरे पास है। अच्छा, अगर मैं आपको मना कर रहा हूं ना रिवीजन किट ना ले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि रिवीजन किट के क्वेश्चंस होंगे नहीं, वो मेरे नोट्स के अंदर कंपाइल हुए हैं इधर बहुत सारे रिवीजन किट के मैटर्स। स्टडी टेक्स्ट बाय करने कर ले, मर्जी है, लेकिन अभी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं। बाकी देखो यार, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये एक रूल है, दैट्स बाय नेम पैक। इसकी डिटेल तो मैं डिस्कस करूंगा लेटर। पैक में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A स्टैंड फॉर नॉलेज एप्लीकेशन, एंड C स्टैंड फॉर कनेक्ट द नॉलेज विद द केस। एक बात तो कान खोल के सुन लें, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर आप पास नहीं हो सकते, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर आप पास नहीं हो सकते अगर आपने जो सिलेबस नॉलेज है ना उसको केस के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब सिलेबस नॉलेज में नंबर 1 IFRS आ गया, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आपने पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज लिखा, उसका जो भी प्रिंसिपल है, उसके बाद आपको केस से क्या करना है, बाय नेम उसको जाके क्या करना है, कनेक्ट करना है। यानी कि IAS 37 का आपने प्रिंसिपल बताया, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी फॉर अनसर्टेन अमाउंट टाइमिंग, और रिकॉग्नाइज जब होगा जब इसकी कंडीशंस मीट होगी। फिर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का नाम है CQ कंपनी must have to make with provision that meets all above recognition criteria, यानी कि आपको सिचुएशन से कनेक्ट करना है लाजमी तौर पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन आप पर्टिकुलर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पहला काम आप उसको प्रॉपर प्लान करें। मैं बताऊंगा प्लानिंग होगी कैसे पूरी। प्लानिंग के अंदर 2 चीजें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स मैनेजमेंट। यानी कि आपको पूछे ना कोई SBR में हमने लिखना है, क्या लिखना है, तो आप कहेंगे और कितना लिखना है, तो आप कहते हैं भाई सबसे पहली बात मैं उतना लिखूंगा जितना मेरे मार्क्स है और टाइम है।
अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं टाइम लिमिट लगाऊंगा, टाइम लिमिट, और कितना लिखना है वो भी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। इसके लिए आपको पहले करनी पड़ेगी प्लानिंग, वो बताया जाएगा आपको। बगैर प्लान किए अटैक नहीं करना, विदाउट प्लानिंग अटैक नहीं करेंगे आप। अगर एग्जामिनेशन हॉल में 1000 स्टूडेंट बैठा हुआ है और आप लोग 50 हैं, 950 स्टूडेंट स्टार्ट कर दे सवाल बगैर प्लानिंग के, और आप सिर्फ 50 लोग प्लान करके स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा बेशक पेपर थोड़ा सा डिले स्टार्ट करेंगे आप, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग में करेंगे। बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे स्टूडेंट डेफिनेटली जो है एट द एंड ऑफ 3 आवर्स पेपर अपना राइट क्वालिटी पे कंक्लूड करें। हम बहुत जल्दी में होते हैं। प्लानिंग में सबसे पहली बात ये होती है जो केस है उसको पहले अंडरस्टैंड तो करें, फिर सोचें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अप्लाई होगा, फिर ये सोचें कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड मार्क्स। इन सब पे मैं बात करूं। पहला काम प्लानिंग। दूसरा काम जो उसूल की बात है पहले वो लिखोगे। उसूल का मतलब है प्रिंसिपल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का प्रिंसिपल है वो लिख दोगे, एथिक्स है एथिक्स का प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल, करंट डेवलपमेंट का करंट डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसका प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल लिखें, उसके बाद उसको केस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ ना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब राइटअप लिखना है ना, वो ऐसे लिखना है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता। एग्जामिनर आपसे कहता है आप बताओ, भाई मुझे नहीं पता। तो तहजीब क्या कहती है, आप सामने वाले को कुछ नहीं पता तो पहले आप क्या बता दो, यार देखो उसूली तौर पे ये बात है, और ये जो सिनेरियो है उसूल के मुताबिक ये होना चाहिए। हम वैसे नॉर्मली बात करते हैं तो लॉजिकल तो यही होता है ना। हम और आप किसी को बात समझाएंगे तो आप क्या कहेंगे, देखो यार प्रिंसिपल ही ऐसा होना चाहिए, कोई भी काम करें प्रिंसिपल ही तो ये ऐसा होना चाहिए, और इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये केस ऐसे कनेक्ट हो। लेकिन जाहिर सी बात है आप कोई भी बात करने से पहले पहले सोचते हैं ना मुझे बात करनी क्या है, और जो इंसान जितना सोच के बात करेगा प्लान करके, वो उतनी ही क्वालिटेटिव बात होती है। भाई ये भाषण है, बस ऐसे ही छोड़ दे। बस ये बाकी जो है वो SBR दिसंबर 22 एग्जाम्स का, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। आपका एग्जाम डेट है 8 दिसंबर को, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज 17 जून है, 25 वीक्स है आपके पास। टोटल 150 आवर्स की क्लासेस होंगी, 150 घंटे हमें पढ़ने हैं। प्रिपरेशन इंक्लूड है, जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, सिलेबस कवरेज, हमें क्या पढ़ना है, ड्राफ्टिंग टेक्निक, हमें सिलेबस का कितने एरियाज है, सिलेबस के 5 एरियाज, 5 एरियाज को क्या करना है, इंटीग्रेशन भी सीखनी है लिमिटेड, और फिर असाइनमेंट्स बॉक्स इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। 2 मॉड्यूल्स में होगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अभी हम 25 to 30% सिलेबस का पार्ट कर रहे हैं, ये वर्किंग करेंगे, बाकी रेस्ट मॉड्यूल 2 पे करेंगे। आपको पता है एक मोमेंटम एस्टैब्लिश करने के लिए जो लोग सितंबर में ज्वाइन करेंगे वो भी हैंडल करेंगे चीजें, लेकिन अ लिमिटेड पार्ट विद द रिकॉर्डिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज। मैंने आपको जस्टिफाई किया क्या रीजंस है, तो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कल स्टार्ट करेंगे, IAS 37, आराम से बिल्कुल 37, उसका रिवीजन करेंगे बिल्कुल स्क्रैच है। वैसे ही अगर आपके हाथ में गूगल वगैरह होता है तो वैसे एक बात है, कल मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछूंगा ना, मैं आप ही से बता देता हूं कि भाई लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कुछ नहीं, सिर्फ क्या है लायबिलिटी की, अच्छा डेफिनेशन घर वालों से नहीं पूछ के आना, या अपने पॉकेट की डेफिनेशन नहीं बताना अपनी मर्जी की। लायबिलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि भाई मैं एक ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी रिपोर्ट कब करूंगा, जब वो लायबिलिटी की डेफिनेशन को क्या करेगा, मीट करेगा। ऐसे ही मैं कहूंगा भाई मुझे एक रिसोर्स को एसेट बोलना है,
और एसेट बैठ कर रिपोर्ट करूंगा मैं, तो वो क्या क्राइटेरिया है जो एसेट का मीट करेगा रिसोर्स? भाई ऐसी बात कह रहा हूं ना, एक जनरेटर लगा हुआ है तबानी से, आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे तबानीज है, वहां पर एक जनरेटर है। अब ये जनरेटर तबानीज की बुक्स में एज एन एसेट भी हो सकता है और एज एन एक्सपेंस भी हो सकता है। नजर आने वाला है एसेट, लेकिन मैं इसको अपनी बुक्स में, तबानीज अपनी बुक्स में एसेट अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस कब रखेगा? जब वो एसेट की डेफिनेशन क्या करेगा, मीट करेगा, अदरवाइज वो एसेट नहीं होगा। तो वो जो डेफिनेशन है एसेट और लायबिलिटी, बहुत बेसिक है ना यार। एसेट टर्म मतलब, मैं इंटरव्यू में, अगर अब तो बहुत अरसा हो गया नहीं लिया किसी का इंटरव्यू मुझे बड़ा खून खोल जाता था। मैं कहता था, मेरा एक सिंपल सवाल था, व्हाट द प्रिंसिपल, what is the principle according to IFRS or the conceptual framework from which we declared any resource as an asset? ये मेरा सवाल है इंटरव्यू में बच्चों से। तो वो रिप्लाई बताएगा, लैंड, प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने कहा मैं दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूँ, उर्दू में बता रहा भाई, वो कोई प्रिंसिपल होगा जिसकी बेसिस पे हम किसी रिसोर्स को एसेट डिक्लेयर करेंगे। सर अकाउंट रिसीवेबल, ये सारी तो एग्जाम्पल्स है ना। व्हाट्स द प्रिंसिपल? सेम फॉर द लायबिलिटी। What transaction should I report according to IFRS or the conceptual framework as a liability? बैलेंस शीट में मैं किसी ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी कैसे रिपोर्ट करूंगा? आप कहेंगे एक्रूड एक्सपेंस, ये प्रिंसिपल तो नहीं हुआ। आप मुझे वो प्रिंसिपल बताएं ना जिसको बेस बना के वर्कआउट करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें करेंगे भाई शुरू में, हम तो ऐसी बात करते हैं पहले शुरू, भाई बेस से स्टार्ट करो। तो कल इंशाल्लाह पढ़ते हैं आयत 37, बाकी इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कल क्लास जो है वो इंशाल्लाह 3 बजे से 5:30। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। ये व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाइएगा। वो मैंने कहा था ना डिस्कस करूंगा, तो इस तरह से चीजें करनी है। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। अभी देखो ना मैं क्या बातें कर रहा हूँ, एसेट, लायबिलिटी। सॉरी, हाँ आपको ये काम करना है। मतलब आप, एक मिनट जी, ऑनलाइन में कोई सवाल तो नहीं है?